अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 2014 में एक पिक्चर चली और उसका हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। कम से कम जो हुकूमत के मुखालफीन हैं उनके लिए एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। अब 2016 में वो पिक्चर फिर से रिपीट हो रही है और हम ये जानने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर आए हैं कि इस पिक्चर का इख्तिताम क्या होगा। चौधरी शुजात हुसैन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो एक रवायती ज़ीरक सियासतदान हैं और सारी खबरें वो रखते हैं और ख़बर भी बनाते हैं और उनकी मुनफरिद बात यह है कि वो सच बोल देते हैं, चाहे उनको किसी किस्म का नुकसान भी हो। तो आइए जानते हैं चौधरी शुजात हुसैन से कि इस महीने में, सितंबर के महीने में क्या सियासी हलचल होगी। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने। जिस तरह हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा, मैं कहती हूँ कि जमहूरी प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोगों की राय भी लेते हैं और उनके सवालात भी लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो फातिमा सलमान ने भेजा है और वो पूछती हैं कि इस माह के आखिर में कप्तान के कंटेनर के साथ चौधरी शुजात साहब की साइकिल भी रायवंड की जानिब मार्च करेगी या नहीं। जहाँ तक मार्च करने का तो लगा है, वैसे अब अगर हकीकतन मुझे पूछना चाहे ना तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि किसी के घर की तरफ मार्च किया जाए। और मेरा ख्याल है कि मगर इमरान खान से मेरी बात हुई भी तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि कई और जगह हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, CM हाउस है, लाहौर में सावन क्लब रोड है, वहाँ जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, लेकिन किसी के घर जाना कोई मुनासिब बात नहीं लगती। मगर चौधरी साहब, अगर आप उनके साथ नहीं गए तो फिर तो वो ताकत नहीं होगी ग्रैंड ऑपोजिशन में जिसकी तवक्को की जा रही है। हम लोग ये कहेंगे ना, चलो चलते हैं तो PM हाउस चलते हैं, CM हाउस चलते हैं, कहीं और जगह भी जाया जा सकता है। घरों वाली बात शुरू होगी तो फिर ये बात बढ़ जाएगी आगे। आपका क्या ख्याल है कि ताहिरुल कादरी साहब भी आपकी ही राय रखते हैं? आप तो एक रवायती सियासतदान हैं, आपको रवायतों का पता है। ताहिरुल कादरी साहब के घर पे तो हमला हुआ था ना, उनको अपने घर का। मगर वो रायवंड नहीं जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे? घर पे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता जाएंगे नहीं जाएंगे। अच्छा, मगर आपकी नजर में ये अच्छी कोई रवायत नहीं है? रवायत अच्छी नहीं है। चौधरी साहब, ये बताइए कि क्या वजह है कि जो आजकल के सियासतदान हैं, जिस तरह आप लोगों को तो रवायतों का पता था, एक हद में रह के आप रवायती सियासत करते थे, क्या वजह है कि आजकल जो कीचड़ उछाला जा रहा है, आपको लगता है कि इसका मंतकी इंजाम अच्छा होगा? चूंकि अब बात हो रही है कि जी खून खराबा होगा। मंतकी इंजाम मैं तो अच्छा नहीं देख रहा कि ये सब अपोजिशन जो किरदार अदा कर रही है, यानी हम भी अपोजिशन में शामिल हैं, कि गाली गलोच की सियासत शुरू हो चुकी है। और दूसरा ये है कि हमारी अपनी गलतियों की उनकी कारकर्दगी बहुत कम है, कम से भी कम हो सकती है, लेकिन हमारी जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हम उनको इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं। पहले भी आपने ये कहा है और आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है 2018 तक अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करके ही जाएगी। चौधरी साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर हम इधर रहे, ना इत्तेफाकी की तरफ रहे, हर एक प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद में रहे, और प्राइम मिनिस्टर घर में प्राइम मिनिस्टर को गलवाना शुरू कर दिया, तो फिर तो ये हालत यही होगी। कौन प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद में है? सारे प्राइम मिनिस्टर, चार पाँच तो प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, मगर देखें, एक तो इमरान खान साहब के बारे में तो नून लीग भी कहती है कि जालिमा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ताहिरुल कादरी साहब का तो ऑब्वियसली कोई चांस नहीं के है। बड़ा कोई चांस नहीं है, लेकिन बनने में तो नहीं, मगर आपका क्या ख्याल है? अब आप खबर दे ही रहे हैं तो पूरी दे दें। इसके अंदर और कौन कौन है जो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखता है? प्राइम मिनिस्टर बना किसी को पता भी नहीं चलेगा जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। क्या मतलब कि आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं बनेगा और केयर टेकर आएगी? अगर आई तो? अगर आने हुआ तो फिर कहीं कुछ आएगा, केयर टेकर क्या मतलब? चौधरी साहब, जरा थोड़ा सा अपनी इस बयान की वजाहत करिए। वजाहत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कई चीजें समझने वाली भी होती हैं, अब समझ जाए तो। मगर चौधरी साहब देखें, ये कैसे होगा? क्योंकि जो हमने देखा है उसके अंदर जो कानूनी चाराजोई है वो तो 2018 तक चलेगी। इन्होंने जो रेफरेंसेस भेजे हैं उनका कोई एकदम से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि धरना, आप रायवंड जाने को तैयार नहीं है और आपकी वाकई में एक सही डिसीजन है, आप नहीं चाहते कि इस तरह की कोई चीज शुरू हो, तो फिर मियां साहब के ऊपर कोई खास थ्रेट नहीं है? चौधरी साहब, आप खुद कह रहे हैं कि ऑपोजिशन डिवाइड है। उनकी भी अपनी गलती है, वो भी बड़ा कुछ करते रहते हैं लोग।
हमारे साथ 2 साल रहे हैं, 12 साल रहे हैं हमारे साथ। हमने भी उनको बड़े करीब से देखा है। वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं करेंगे। मगर आपकी उम्मीद क्या है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होगी कि ये अपनी गलतियां बढ़ाएंगे? इकट्ठी हो भी सकती है, लेकिन अब लोग अपनी तरफ कम देखते हैं, दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, कोई फौज की तरफ देखता है, कोई असम्बली की तरफ देखता है, लेकिन अब अपनी तरफ कम ही देखते हैं। शेख रशीद साहब ने कल एक बयान दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और फिर का फैसला करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस आपस में बैठें और इस मुल्क का कोई हल तलाश करें, वरना ये ऐसा आईनी या गैर आईनी काम हो जाएगा कि फिर किसी के बस में नहीं रहेगा कि इन हालात को कंट्रोल करना। इस बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, जो बात कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। हालात इतने ख़राब नहीं भी हो सकते। हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके इख्तियार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कर सकती हैं। हालात इतने भी ख़राब नहीं जितने वो कह रहे हैं। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि अगर हालात को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हरकत में आना चाहिए, इकट्ठा बैठ के कुछ सोचना चाहिए। अपनी अपनी जगह पे बरकत में आ सकते हैं। इकट्ठा होना कोई आईनी, इकट्ठा होना कोई जरूरी नहीं है। मगर चौधरी साहब, आप भी सियासत को अच्छी तरह जानते हैं। शेख रशीद साहब ने का ये बयान दे देना कि इनका एजेंडा है, इस बयान फौज नहीं टूटती, फौज वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई नहीं है कि फौज को ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो टूट नहीं सकती। मगर क्या इनके इतने खतरनाक एजेंडा है नून लीग का? मेरा ख्याल है जो एजेंडा जो मर्जी हो, नून लीग का एजेंडा तो काफ़ी लंबा और जुड़ा होता है, लेकिन फौज को मेरा ख्याल है इसमें कोई गर्ज नहीं होगा। फौज ने जो किरदार अदा करना है, जो आर्मी चीफ ने किरदार अदा करना है, जो मुझे बिजार नज़र आ रहा है, वो भी एक मिसाली किरदार होगा। मिसाली किरदार होगा। और मिसाली किरदार क्या होता है? मिसाली किरदार वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना नाम बड़ा बुलंद, कायदे के नाम के बाद उनका नाम अगर बोला जाए तो ये भी मैं गैर मुनासिब नहीं समझूंगा। अगर वो चाहें तो बोला जा सकता है, अगर वो चाहें। अगर कोई बात, आप समझते हैं कि ऐसा माहौल बन गया है जिसके अंदर काबिल कबूल होगी किसी किस्म की मुदाखलत? यही मुदाखलत तो कई इशूज़ के ऊपर है ना। नेशनल एक्शन प्लान की अभी तक 2-1.5 साल गुजर चुका। मैं खुद उसका मेंबर हूँ कमेटी का। 1.5 साल गुजर चुका है, अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पे दरामद नहीं हुआ। जो हमें इस वक्त सिचुएशन लग रही है, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन डिवाइडेड खड़ी हुई है, दूसरी तरफ से आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से डिफेक्शंस हो सकती है, मगर वो नहीं हुई, वो सामने नहीं आई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किश्ती जो है ये आराम से निकल जाएगी, 2018 तक पहुंच जाएगी और इनको कोई ऐसा खतरा नहीं है। नहीं, ये डिफेक्शन की यहाँ तक बात कर रहे हैं ना, मैंने ये नहीं कहा था। 17 वोटों से मियां मंजूर भुट्टो चीफ मिनिस्टर बने थे। दूसरी तरफ 231 आदमी थे, तो 17 वोट उनके पास थे, चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए चौधरी साहब, हालात के ऊपर आ जाएं। आपने कहा कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने क्या देखा है कि एतजाज एहसन साहब तो ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मगर जो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बार बार हमारे टॉक शोज के अंदर आके कहती है कि जी हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन साहब के पीछे खड़ी हुई है? देखिए, पार्टियों में शख्सियात बड़ी मैटर कर रही होती है। नून लीग में नवाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ जो है ज़ीरो है। इसी तरह शहबाज शरीफ जैसे कि नवाज शरीफ के सामने ज़ीरो है, इसी तरह पीपल पार्टी में जरदारी के अलावा बाकी सब के सब ज़ीरो है। मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया है ना। नेशनल एक्शन प्लान में 2 तकरीरें हुई थी, तो मैंने उसी वक्त भांप लिया था। 1.5 घंटा ज़्यादा ने तकरीर की, बाकी नायक ने तकरीर की, जरदारी ने 2 मिनट में सारा फैसला ख़त्म कर दिया। मगर चौधरी साहब, जरदारी साहब ने तो कोई सख्त बात नहीं की मियां साहब के खिलाफ। यही तो मैं कहता हूँ ना कि जरदारी का फैसला आखिरी फैसला होता है। तो अभी जरदारी के फैसले का इंतजार है। बिल्कुल। और ये फैसला क्या होगा ये तो उन्हीं को मालूम है और उन्हीं से पूछना चाहिए। डायलॉग उन्होंने हर जगह पे खोल रखे हैं। जरदारी साहब ने हर जगह डायलॉग खोल रखे हैं, तो
तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी, इमरान खान साहब के साथ भी, पिंडी के साथ भी? जो मैटर करते हैं वो दो ही करते हैं ना। कौन दो? जो दो आपको पता दो अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए, आपको तो सब खबर होती है कि शेख रशीद साहब और इमरान खान के दरमियान कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। हमने देखा कि किस तरह हाल ही में उन्होंने कुछ जलसे किए, अलग अलग किए, पहले इकट्ठे कर लेते थे। फिर शेख साहब ने कहा कि मैं तो इमरान खान साहब को कहूँगा कि फोकस करें आप अपनी सियासत पे। उन्होंने शादी की बात की कि मैं फिर से शादी करूँगा, उन्होंने कहा नहीं आप फोकस करें। तो क्या अनबन हो रही है अपोजिशन के दरमियान, आप इसको कैसे देखते हैं और इसका असर क्या होगा आपकी तहरीक के ऊपर? तहरीक तो वही चला रहे हैं, लेकिन अनबन तो नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब बड़े दीर्घ आदमी हैं, वो अगर जलसा देखते हैं तो मेरे तो बड़े दोस्त हैं, मैं इनकम तरह कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं आपको दो और साउंड बाइट सिखाना चाहती हूँ। इमरान खान साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं, काफ़ी तल्ख बयानात हैं, और उससे ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर रायवंड की तरफ मार्च हुआ और ये टेम्परेचर बढ़ा तो खून खराबा भी हो सकता है। आप पुरअमन इंसाफ और इनकलाब के दरवाजे बंद कर देते हैं, आप खूनी इनकलाब के रास्ते खोल देते हैं कि इंशाल्लाह जो रायवंड हमारी मार्च होगी वो अगर पहले जितना भी मेरा प्रोग्राम था, अब तो ये मैं सारे पाकिस्तान से लोगों को लेके आऊंगा, सारी पार्टीज को मैं अप्रोच करूंगा। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ईंट की ईंट बजा देंगे? ईंट की ईंट मेरी नहीं बजेगी, नवाज शरीफ आपकी बजेगी। मैं चैलेंज करता हूं कि फिर जो हम करेंगे, आप इस मुल्क पे आपको जद्दे जाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ईंट से ईंट हम बजा देंगे, खून का इनकलाब आएगा। 2014 में भी ये सब कुछ कहा गया था और उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हुआ, सब घर चले गए। अब आप कुछ प्रिडिक्ट करें, चूंकि आप पॉलिटिकल पंडित भी हैं, अब क्या होगा, इस वक्त क्या मुख्तलिफ होगा? ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि होगा जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि इस तरह काम चल नहीं सकता, इस तरह मुल्क चल नहीं सकता। ठीक है ना, मुल्क कई चीज़ों में घिरा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी पे हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल बेकार किस्म की पॉलिसी है। इंडिया के साथ तल्लुकात तो ठीक नहीं कहा जा सकते, और ना अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक है, ना ईरान के साथ तल्लुकात ठीक है। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हों, लेकिन ज़ाती तल्लुकात ना हो, मुल्की तल्लुकात भी ज़्यादा हों। ज़ातियात भी मैटर करती है, लेकिन ज़ातियात को इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ये कामयाब कैसे होंगे इस बार? कौन? अपोजिशन वाले। इस दफा क्या मुख्तलिफ है? मतलब 2014 में नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी, आपने खुद कहा कि जरदारी साहब तो कुछ बोलते ही नहीं। वो 8 साल तक उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि मैं 8 साल तक सोचता रहा हूँ कि मैंने क्या करना है, तो मैं एकदम सारी चीज़ें मैं बता तो नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, मगर हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद मैं पूछूंगी कि आपने बात की है आर्टिकल 6 की, आपने बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत भी ट्राई करना चाहिए, चूँकि उन्होंने MQM का साथ दिया है। ये बहुत अहम बयान है आपका, और इस पर मैं आपसे पूछूंगी एक छोटे से वक्फे कि अल्ताफ हुसैन के जो फैसिलिटेटर हैं उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए, यानी कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अल्ताफ हुसैन की मदद की या उनके फैसिलिटेटर बने, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चौधरी साहब, वाकई में आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? मैं फैसिलिटेटर नहीं है, लेकिन उनके बयान के बाद मैंने बयान ये दिया था, अगर इस तरह की बात की, अगर की बात नहीं, अगर मगर की बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जो जिसने किया है वो इख्तियार अगर हो तो एक्शन ले सकता है तो उसको एक्शन लेना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था कि हम करेंगे अगर ये कहें तो उन्होंने एक्शन लिया है। चौधरी साहब, आपकी नजर से शायद ना गुजरा हो, मगर उन्होंने ब्रिटिश होम ऑफिस को बाद में सब कुछ बाद में पहले दिन नहीं गया, पहले दिन उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उसके बाद मेरा डेट निकाल के देख ले, पहले दिन उन्होंने कहा। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन, जाहिर है उनको एविडेंस भी तो इकट्ठी करनी होगी, और मैंने उनके बयान के ऊपर बयान दिया था ना, और मैं उनकी अल्ताफ हुसैन की बात नहीं है, कोई शख्स भी, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे वो बाख्तियार हो दूर,
लेकिन कहने वाला भी हो या बाख्तियार भी हो, उसको बरामद करना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। उसके या खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, बर्दाश्त नहीं की जा मगर सकती। इसके अंदर मियां साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं? आपने कहा कि उन्होंने वो बहुत प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ। जी, अगर प्राइम मिनिस्टर ना होते तो फिर मैं ये बात ना करता। प्राइम मिनिस्टर का तो मतलब होता है एक्शन लेना, और फौरन एक्शन लेना फौरन चाहिए था, एक्शन आपका लेना। ये कहना मेरा है। ये उन्होंने कहना। बहुत सारा वक्त वक्त दे गुजार दिया। दिया। उस वक्त के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या एमक्यूएम को वो मौका मिल गया कि वो फिर से अपने आप को सही तरीके से मुस्तहकम करके आगे बढ़ सके, और ये नहीं होना चाहिए था? आपके मौका क्या? मिला लेकिन होना नहीं चाहिए था। मगर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को डीलिंक कर लिया है अल्ताफ हुसैन से। मैं तो कहता हूँ उनको रजिस्टर कराना चाहिए नहीं एमक्यूएम, और मेरी बात माने तो रजिस्टर कराना नहीं एमक्यूएम, बड़े अच्छे लोग हैं उसमें। ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ रॉ एजेंट जो था कुलभूषण यादव जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, उनका सुराख जो है वो रमज़ान फैक्ट्री मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्री से मिला था, जो कि उधर जो इंडिया से आए हुए थे कुछ वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स आए हुए थे, उनसे पता चला कि कुलभूषण यादव भी एक स्पाई है जो बलूचिस्तान में है। आपकी भी क्या यही मालूमात हैं कि वाकई में ये ऐसा ही था? अगर इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहे हैं तो फिर तो मजदूर आके काम कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इंडियन तो कई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई स्पाइंग करेंगे तो फिर हर्ज जरूर है, लेकिन काम करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, पाकिस्तानी भी काम करते हैं। और ताहिरुल कादरी साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बयान में कुछ सदाकत है, कुछ हकीकत है? नहीं, ये वही बता सकते हैं कि ये बात उन्होंने की है, कुछ हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर हमें बहुत सारे सवालात भी आए हैं। और सवाल एक कामिल के 751 पूछते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले भारत नवाजी के इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है? भारत नवाजी की बात अलग है, भारत नवाज होना एक अलग चीज़ है। अब कश्मीर को अगर आप ले लें फिर तो ठीक है वो बात, लेकिन भारत के साथ हमारे तल्लुकात तो ठीक होने चाहिए, होने चाहिए। रखने भी चाहिए भारत के साथ तल्लुकात, जैसे कि दूसरे और उसी तरह के तल्लुकात, जैसे कि अगर मोदी के साथ उनके तल्लुकात हैं तो उनके तल्लुकात अब्दुल्ला के साथ भी होने चाहिए, गनी के साथ भी होने चाहिए, इससे बाकी के साथ भी तल्लुकात होने चाहिए, जैसे कि टर्की के साथ उनके तल्लुकात हैं, टर्की प्राइम मिनिस्टर के साथ। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने बड़ा सख्त लहजा में कहा कि आपकी सियासत जो है वो अब चल नहीं रही, शायद इसीलिए आप बाकी सियासतदानों की सियासत ख़राब कर रहे हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो ठीक चल रही है, बिजली के ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है, हालात बेहतर हो रहे हैं, IMF का लोन ये पे कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि आप बस सियासत के लिए सियासत कर रहे हैं। तो साथ ये भी फिक्र कह देते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं जो गए हुए हैं, वही हुकूमत चला रहे हैं। अब आप देखें ना, 50% उनके जो वजीर हैं वो हमारे ही गए हुए हैं, हमारी अकेडमी के तैयार करदा वो लोग हैं जो वहाँ पर जाके ट्रेनिंग लेने के बाद गए हैं और काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए। चौधरी साहब, मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पे मैंने लेना एक वक्फा, और वक्फे के बाद बहुत सारी बातें बाकी हैं वो हम पूछेंगे चौधरी साहब से, और पूछेंगे कि आगे जो मंजरनामा बन रहा है वो क्या होगा। चौधरी साहब, जो लोग हैं और तज्जिया निगार हैं वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो होगा सितंबर के महीने के अंदर ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई चेंज आना है तो इस महीने में आएगा, इसके बाद नहीं होगा। सितंबर के महीने की अहमियत क्या है? मुहर्रम से पहले जो कुछ होना होना ना। नहीं, मगर आप क्या समझते हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो रिजाइन कर जाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं रिजाइन कर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी जो है ना वो मैटर कम कर रहे होते हैं। दरअसल जो इंस्टीट्यूशन है वो मैटर कर रही होती है। अगर वो अपने अदारे को अहमियत दे रहे हैं तो इसमें बड़ी बड़ी बात क्या है। अदारे के कुछ कानून है, कायदे हैं, उसके मुताबिक चलते रहेंगे तो बिल्कुल हालात बिल्कुल दुरुस्ती की तरफ चलेंगे।
मगर इस मुल्क में परसेप्शन है, अच्छी हो या बुरी हो, कि अगर आप फौज को ताकतवर करेंगे सियासत में तो सियासतदान कमजोर होगा। आप तो इतने पुराने सियासतदान हैं, आपने उतार चढ़ाव देखा है सियासतदानों का। क्या आपको अब लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि हम इसका फैसला आखिरकार कर ही लें कि इस मुल्क को किसने चलाना है? नहीं, फौज के बगैर ये मुल्क आज तक चला तो नहीं ना। फौज को हमें खुद इन्वाइट किया है हमेशा। इस बार ये समझा जा रहा है, चूंकि आपने पिछली दफा भी जब मेरे से बात की तो आपने कहा कि इसका ज्यादा अंदेशा है कि जी यहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। 62-63 हमने देखा है, सब इसके ऊपर चैलेंज हो गए हैं। इमरान खान साहब भी उनको भी पिटिशन, उनको भी रेफरेंस चला गया, जहांगीर तरीन साहब का भी रेफरेंस चला गया, मियां नवाज शरीफ भी इसके जद के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो केयर टेकर होगी, ये फरिश्ते आप कहाँ से लाएंगे चौधरी साहब? आपने सारे फरिश्ते तो आसमान लिए। तो वैसे तो इन्हीं में से पैदा होंगे, इन्हीं में से पैदा इन्हीं में होंगे। पैदा होंगे। और आपको लगता है अभी भी एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी? भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सितंबर के महीने में कुछ भी हो सकता है। कुछ से मुराद मुदाखलत भी हो सकती है। मुदाखलत कम हो सकती है, लेकिन मुदाखलत किस होगी? जुडिशल मुदाखलत हो तो वो तो कोई माइंड नहीं करेगा। आर्मी की मुदाखलत हो तो वो तो लोग मारूफ कर सकते हैं, लेकिन जुडिशल मुदाखलत होगी तो उसको तो माइंड नहीं करेंगे लोग। और ये भी डर है कि हो भी सकती है, होनी चाहिए भी, हो कर भी रहे हैं वो। मुझे तो इस तरह के कोई इस तरह के साइंस नहीं लग रहे। साइंस तो नजर आ रहे हैं, चीफ जैसे बयान नहीं आप पढ़ रही? बिल्कुल पढ़ रही हूँ, मगर आप किस बयान के बारे में बात कर रहे हैं? कि एक बयान तो दे रहे हैं कि उम्रों में जो नारगी पैदा की जा रही है उसको रोकना चाहिए। हामिद मीर साहब आप जानते हैं, काफ़ी मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कल ही एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत रहे मगर दबाव बढ़ रहा है कि चेहरे बदल जाएंगे। क्या ये नून लीग की हुकूमत रहेगी और चेहरे बदलेंगे? क्या ये होगा? इन हाउस चेंज आए तो फिर जरूरी नहीं कि नून लीग की हुकूमत ही रहे। इन हाउस चेंज में कौन आएगा? इन हाउस चेंज में कोई भी आ सकता है। पार्टियां, कई पार्टी कोई एक शख्स नहीं आना जिसके ऊपर साया हो तो वो तो लड़ने लग जाती है। यहाँ पर तो हमारे आपने बताया कि वाकई में रेसें तो लग गई हैं, मगर इस रेस के अंदर आप सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो इस रेस में कामयाब कौन होगा? वही टांग खींचने वाली बात है ना, वही काम खराब कर रही है। मगर आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करें, कैसे काम खराब कर रही है? और आप एक के ऊपर इत्तेफाक कर दिए तो काम ठीक हो जाता है। चौधरी साहब, स्ट्रीट्स के ऊपर क्या होगा? सितंबर के महीने में ये निकल आते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के जो वर्कर हैं, आपको पता है, आप उनको जानते हैं कि उनका भी काफ़ी पारा चढ़ जाता है। इमरान खान साहब भी निकलेंगे। अगर खून खराबा हो गया तो फिर क्या होगा? और आपको लगता है कि ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वर्कर ही होते हैं। वर्कर जब निकलने बाहर तो खून खराबा तो होता ही है। जब एहतसाब की बात होती है तो यहाँ पे कौन किसका गिरेबान पकड़ेगा, इसके ऊपर भी सवाल उठता है। आपके रिश्तेदारों का नाम भी है पनामा पेपर्स के अंदर। ये वो आप 400 आदमियों की लिस्ट पड़ी है, इसमें हमारा एक नाम भी बता दें, ये नाम हमारे, मेरा या परवेज साहब, मुनीस इलाही साहब का नाम है। दिखा दें जरा आप। लिस्ट है हमारे पास जी, पनामा पेपर्स की लिस्ट के अंदर है, और इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। आपको तो मालूम है ऑलिव ग्रोव एसेट्स की डिटेल दी गई हैं जो सिंगापुर में थे। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? अगर सब एहतसाब की जद में आएंगे तो जाहिर है फिर आपकी फैमिली का नाम भी आएगा। नहीं, हमारी पार्टी का नाम नहीं आएगा, वो तो हमारे के एक रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ है बस, मन का नाम नहीं लिखा हुआ। वो उस लीग में नहीं लिखा हुआ, किसी और चीज में आप ला रही है, किसी और चीज में। सर, मोनिस ऑलिव ग्रोव एसेट्स लिमिटेड का है जो ब्रिटिश आइलैंड्स में बनी थी, और वो उनको चलाते थे सिंगापुर के जरिए। लाखों बनी हुई है, सिंगापुर के जरिए उसको चलाते थे। मगर देखें, अगर लाखों बनी हुई है ना,
पमा में तो एक सिर्फ हमारे अजीज का नाम लिखा हुआ है और वो भी बड़ा खुश है। मगर मियां नवाज शरीफ साहब भी तो यही कहते हैं ना कि मेरा नाम तो नहीं है, मेरे रिश्तेदारों का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है, मेरा नाम डायरेक्टली तो उसके अंदर नहीं है। बच्चों की बात और होती है, रिश्तेदारों की बात और सर मोने सिलाई भी तो आपका बेटे की उसका तरह नाम है। नहीं है, नहीं है, मैं भी कहता हूँ नहीं है नाम। चौधरी निसार साहब हैं, उनका रोल आप कैसे देखते हैं? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो चौधरी निसार साहब के बारे में ये कहती है कि ये आस्तीन का सांप है मियां साहब के लिए। आप तो इस पार्टी में रहे हुए हैं, इन सबको जानते हैं, और चौधरी निसार साहब आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करते, मैंने उनको कभी नहीं सुना आपके जो खिलाफ साहब बात। साहब नवाज शरीफ के लायल हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन उनकी आदत जो है ना वो ये है कि वो हर बात कर देते हैं, जिससे लोग तसर लेते हैं कि शायद वो उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ नहीं है। वो लॉयलिस्ट हैं मियां नवाज शरीफ साहब नवाज के। शरीफ। मैं एक डील के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कादरी साहब जो हैं वो जब आखिरी बार वापस गए तो यहाँ से डील करके गए थे नून लीग के साथ, और कई लोग कहते कहते चुप हो जाते हैं नून लीग के अंदर कि जी हमारा मुंह ना खुलवाएं, वो क्या डील थी? मैं तो सही पूछूं तो मुझे खुद इसका पता नहीं है कि वो डील क्या थी। मुझे जल्दी तो मुझसे पूछ के नहीं गए थे, बता के नहीं गए मगर आपको याद हो तो परवेज इलाही साहब उनको गए थे लंदन से लाने, थे। मैं खुद गया था। आप खुद भी गए थे, तो अब कैसे आए हैं वो वापस? क्या सोच के वो आए हैं वापस? क्या आपका कोई रोल था उनको वापस लाने में इस बार? कोई रोल नहीं था हमारा, ना हमसे पूछ के आए हैं, ना हमसे बता के आए, ना ही मुझे उसके बाद मिले हैं। और इस बार इनका वापस आना आप इसको कैसे देखते हैं? इस बार तो वो कह रहे हैं कि जी हम कोई चेंज की बात नहीं वो करते, वो कहते हैं कि बाय एंड लार्ज जो मॉडल टाउन के अंदर कत्ल हुआ है उसके अगर आप वो हमारा एक आइटम में रहना, वो जो 14 लोग कत्ल हुए हैं, तो फिर वो कामयाब हो सकते हैं। बाकी चीज़ों का अंदर उनका मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनके हक में हूँ, लेकिन वो 14 आदमियों का जिनका कत्ल हुआ है उसके ऊपर अगर रहें तो ये शहबाज शरीफ उससे बच नहीं सकते। अगर ये हो गया तो, ये होगा तो। और ये भी इसके अंदर भी अदालतें जो हैं वो हरकत में आएंगी अगर आई तो। मगर उनका ये कहना है कि अदालतें जो हैं उसके अंदर केस पे केस, तारीख पे तारीख डलती चली जाती है, और अदालतों से इस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आपको उम्मीद है कि अदालतें उनको किसी किस्म की रिलीफ देंगी? मैं अदालतों ने रिलीफ दी है ना उनको। पहले एक जज, हाईकोर्ट के जज ने उनके हक में फैसला दिया था, अब फैसले ना बाहर आया तो वो डरा जी था। जो आप उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो इन्होंने पहली आम नहीं रिपोर्ट की। चौधरी साहब आप एक किताब लिख रहे हैं, उस किताब का अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, उस किताब का नाम क्या होगा, उसके अंदर क्या बड़े इंकशाफ होंगे? एक इंकशाफ हमें भी दे दीजिए। नाम तो उसका ये होगा, सच क्या है, सच ये है। आखिर में चौधरी साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगी, और लोगों ने भी इस पे बहुत आपसे पूछने की कोशिश की है, ट्वीट की है, मैं आपको एक पढ़ देती हूँ। हमें एक ट्वीट आई है फवाद से, पूछते हैं काफ लीग इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? और मैं आपको पूछती हूँ कि अगर 2018 के अंदर इलेक्शन हुए तो काफ लीग कहाँ खड़ी है? काफ लीग कमज़ोर नहीं हुई, काफ लीग के लोग जो हैं वो चले गए हुए हैं नून लीग में, वहाँ पर बड़े कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो फिर काफ लीग में फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे? हाँ, लग तो नहीं रहा इस वक्त। तो देखें तो नहीं चौधरी है। साहब, आप पाकिस्तान के मंजरनामे से, सियासी मंजरनामे से नवाज शरीफ साहब को निकाल नहीं सकते इस वक्त। देखिए ना, सारे बाई इलेक्शंस वो जीत चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वो ये जीत इलेक्शन तो चुके हैं। दानी के साथ बड़े बड़े मैं कुछ ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये जो हराई गई है लेडी, वो तो इनकी रिटर्निंग अफसर की वजह से है। फौज की निगरानी के अंदर भी इलेक्शंस हुए, NA 122 जहां से स्पीकर साहब दोबारा जीते, वो फौज की निगरानी के अंदर हुए, और फिर स्पीकर साहब फिर जीते। फिर आप इसको कैसे देखते हैं? अवाम तो उनके साथ खड़ी हुई है, और अवाम ये ट्वीट करती है, अवाम ये बात पूछती अलग है, है। लेकिन वो बुरे वाला का मैं कहता हूँ वो धांधली हुई है। बुरे वाला में धांधली हुई है आप समझते हैं? जो 1000 से और आखिर हार कमीशन- गई हैं वो PTI की खातून। PTI की खातून। आपको क्यों लगता है कि वहां पे धांधली हुई है? मैं जाती इलम में आएगा जो बॉक्सेस जो गैप किए गए थे वहाँ से, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो ठीक कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन में जाएं, और इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे वो?
एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी स्पीकर के हवाले से। स्पीकर ने जो कल रेफरेंसेस भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, इमरान खान के भेजे, जहांगीर तरीन के भेजे, बाकी सब जो उनकी जमात के लोग हैं उनके रिजेक्ट कर दिए। स्पीकर के रोल को आप कैसे देखते हैं? अब जो ज्यादातर सियासतदान है वो कहते हैं कि जी स्पीकर का जो रोल है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये केस में कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले केस में, पहले जितने भी केसेस हुए हैं उसमें उनका कंट्रोवर्शियल रोल नहीं रहा, लेकिन इसमें अगर भेजने से सारे सब लोग भेज देने चाहिए। आपके नजरिए में भी स्पीकर का रोल कैसा है? स्पीकर का रोल तो अच्छा है। स्पीकर बताते खुद ऐसे पर्सन तो अच्छा आदमी है, लेकिन रोल जो है वो उसमें अब ये खास तौर के ऊपर कल जो उन्होंने फैसला किया है उसमें कुछ शक बढ़ रहा है। क्या सितंबर, नवंबर, दिसंबर का महीना ये हुकूमत तय कर पाएगी, या आपको लगता है कि इतना प्रेशर बढ़ेगा इस हुकूमत के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ साहब मजबूर हो जाएंगे कि वो इस्तीफा दे दें? और अगर बढ़ेगा तो कौन बढ़ाएगा? चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन, आपने भी कहा कि डिवाइडेड है और रेसें लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मेरी जाती राय पूछना चाहती हैं आप? जाती राय, जाती राय या उनके, मेरी ये है कि वो खुद ही छोड़ देंगे। खुद ही छोड़ देंगे, मगर वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ का मुतबादिल नवाज शरीफ ही है और कोई नहीं। वो तो अल्लाह को पता होता है किसने गाना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद ही एक दिन कहेंगे कि मैं बस। इन हाउस चेंज होगा, केयर टेकर नहीं होगा? आनी भी नहीं चाहिए, केयर टेकर नहीं आनी चाहिए। मैं इन हाउस चेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। असेंबली तो तभी बरकरार रह सकती है, वैसे असेंबली तो नहीं रहेगी। केयर टेकर आएगी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात की जाएगी ना। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।